हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात करेंगे स्पाइनल इन्फेक्शन के बारे में, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी डॉक्टर संदीप सिंह फ्रॉम पारस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अगर आपका स्पाइनल इन्फेक्शन से जुड़ा कोई भी सवाल है या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर, जैसा कि आज हम बात करेंगे स्पाइनल इन्फेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि स्पाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, स्पाइनल इन्फेक्शन जब हमारी रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको स्पाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। जी, आपने हमें बताया कि रीढ़ की हड्डी में कोई भी कॉर्ड हो जाए तो उसको स्पाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरह का कीटाणु है। जी, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, एटिपिकल बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, वायरस से हो सकता है। और ये एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि ये हमारे स्पाइन के किस एरिया को इफेक्ट कर रहा है। अगर ये इन्फेक्शन गर्दन में हुआ है तो हम उसके सर्वाइकल इन्फेक्शन कहते हैं। जी, अगर हमारी छाती के एरिया में होता है तो थोरैसिक एरिया कहते हैं उसे, तो थोरैसिक इन्फेक्शन हो जाता है। या हमारे नीचे की लोअर स्पाइनल कॉर्ड में होता है ये, तो उसको लंबर इन्फेक्शन कहते हैं। जी। और अगर कारण की बात करें तो स्पाइनल इन्फेक्शन का क्या कारण होता है और किन लोगों को ज़्यादा संभावना होती है स्पाइनल इन्फेक्शन होने की? देखिए, स्पाइनल इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन की तरह होता है, ये किसी को भी हो सकता है। जी, वैसे ज़्यादातर देखा गया है ये कि ओल्ड एज में लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, या उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ है और स्पेशली जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, जैसे कि जिन्हें लंबे समय तक कोई बीमारी चली आ रही है या एड्स है या बहुत समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, जी, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। जी, और इसके जो कीटाणु हैं यूजली हमारे शरीर में ब्लड में घुल के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और फिर वो वहीं पनपते हैं वो। जी। और अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो किसी को भी कैसे पता चलेगा कि उसको स्पाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है? स्पाइनल इन्फेक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो दर्द है। जिस भी एरिया में ये इफेक्टेड है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट वहाँ कंप्लेंट करेगा उसकी, उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है। छूने पे भी और बिना छुए भी ये दर्द हो सकता है। जी, इसके अलावा पेशेंट को फीवर हो सकता है, स्पेशली जैसे अब ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है उसमें शाम के टाइम फीवर आता है। और इन्फेक्शन अगर बहुत लंबे समय से खिंच गया है तो इसमें भूख लगना भी कम हो जाता है, धीरे धीरे वज़न भी कम हो सकता है। और इसके कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट उसके साथ भी हमारे सामने आ सकता है। जी। आपने हमें बताया कि दर्द होना, फीवर होना एक कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी को भी स्पाइनल इन्फेक्शन है या नहीं। और अगर डायग्नोस की बात की जाए तो डायग्नोस किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, कोई भी मरीज़ जो हमारे पास आता है और जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि स्पाइनल इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले तो इसका स्पाइनल एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे में हमें पता लगता है कि बॉडी में कहीं डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई सॉफ्ट टिश्यू शैडो वगैरह देख के कर सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छी तरह पकड़ने के लिए हम इसका एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। और आजकल की विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास और भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि बोन स्कैन हो गया, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई स्कैन हो गया, जी, जिसमें ये स्पाइनल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़े जा सकते हैं, शुरू की स्टेज में ही पकड़े जा सकते हैं। जी। डॉक्टर संदीप, आपसे स्पाइनल इन्फेक्शन पर बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताइए क्या परेशानी है आपकी? मेरी बिटिया ना जॉब करती है एमएनसी में। जी, उसकी ना जो है C5-6-7 बढ़ गई है। जी, क्या? हाँ जी, तो उसमें ना वो उसको ना दर्द हो गई एकदम, थोड़ी सी छाती पे भी दर्द हो गई अच्छा। और बैक पे भी दर्द हो गई ज्यादा ही। तो इलाज उसने लिया है, मतलब ये सारी लाइफ चलेगी कि ठीक हो जाएगी? मेडिसिन तो ले रही है। जी, डॉक्टर आप तो कुछ पूछना इसमें चाहेंगे? मतलब बताओ मेरे को कुछ, भाई कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नहीं, C5-C6 में क्या बढ़ गया है? मतलब हड्डी बढ़ गई है और नर्व्स को कंप्रेस कर रही है। अच्छा, तो उनके हाथों में भी दर्द जाता है? हाथों में भी जाता है और सेंसेशन भी नहीं होती, लेफ्ट में, राइट में भी। हम्म। काम कर रही है। अब 21 दिन उसने छुट्टी की है और फिजियो भी लिया है और अब थोड़ा सा वो एक्सरसाइज करती है जो डॉक्टर ने बताया है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लेगी लाइफ में? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे कि आपने बताया कि हड्डी बढ़ गई और नर्व पे प्रेशर आ रहा है,
तो इसके लिए तो सबसे पहले एक MRI स्कैन होना चाहिए, उसी में पता लगेगा कि नर्व पे वाकई प्रेशर है, और अगर है तो कितना है। क्योंकि अगर प्रेशर बहुत मामूली सा है, सिर्फ एक या एक दो नस को दबा रहा है, उस केस में इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से भी इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें लगता है कि जो उनका सुनपन है या जो भी दर्द है पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस हालत में इनका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। जी डॉक्टर संदीप, आपसे स्पाइनल इन्फेक्शन पर हम बातचीत कर रहे थे। अब आपसे जानना चाहूँगी, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं? देखिए, जैसे कि बाकी इन्फेक्शंस के लिए होता है एंटीबायोटिक्स, इसका मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक्स है। इसमें हमें एंटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके बेसिस पे है एंटीबायोटिक चलती है। इंडिया में स्पेशली जो देखा गया है, मोर देन 50% ऑफ द केसेस ऑफ स्पाइनल इन्फेक्शन आर ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। तो उस केसेस में ट्यूबरकुलोसिस का पूरा कोर्स करना पड़ता है। WHO ने भी ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चला रखे हैं जहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं और ट्रीटमेंट होती है। लेकिन ये है कि हाँ, स्पाइनल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो हड्डियों के जो इन्फेक्शन होते हैं, इनमें एंटीबायोटिक कोर्स काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये आम खांसी जुकाम की तरह नहीं है कि 5-6 दिन या हफ्ता भर दवाई ले ली और ठीक हो जाएगा। इसमें जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, करीब 1.5 से 2 महीना मिनिमम चलती है, और ट्यूबरकुलोसिस में तो कई बार 1 से 2 साल तक ये दवाई खानी पड़ती है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर। हेलो 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 जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम, मेरी जो L4 और L5 के जो बीच की जो डिस्क हैगी वो डीजनरेट हो गई है। उसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस कर रही हैं काफी, और जो S1 है उस पे स्वेलिंग है उसकी डिस्क पर। जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 30 ईयर। और ये आपको तकलीफ कितने दिनों से है? या लगभग मेरे को 20-22 दिन हो गया सर। ठीक है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया ये? हाँ जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मेरे को जो दवाइयाँ दी हैं वो सिर्फ पेन किलर देंगी, और उसके साथ उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज बताई है, और IFT फिजियोथेरेपी के लिए बोला है उन्होंने। हाँ जी, देखिए, जो आपने तकलीफ बताई है आपकी एज ग्रुप में स्पेशली बहुत कॉमन है। डिस्क का बढ़ जाना या स्लिप डिस्क हो जाना ये आमतौर पे हो जाता है, बट मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स को ये दवाइयों के साथ ही ठीक कर सकते हैं हम इसे। इसमें ये है कि दवाइयाँ सिम्टम्स के अनुसार या तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3-4 हफ्ते तक भी लेनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखना होगा, कोई भारी वजन वगैरह ना उठाएं, आगे झुक के कोई ज़्यादा काम ना करें, ख्याल रखें कि पीठ पे या रीढ़ की हड्डी में कोई धचका वगैरह ना लगे। साथ में डॉक्टर साहब ने जो आपको फिजियोथेरेपी बताया बिल्कुल ठीक बताया है, और एक बार दर्द जब थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, जब बर्दाश्त करने लायक हो जाए, तो डेफिनेटली आपको इसकी बैक एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी स्पेसिफिक, जिससे बैक की मसल स्ट्रेंथन हो और ये जो लोड है डिस्क पे ज़्यादा ना आए और डिस्क ज़्यादा बल्ज ना करे। जी डॉक्टर संदीप, आपसे जानना चाहूँगी, स्पाइनल इन्फेक्शन में सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, किस सिचुएशन में पड़ती है? देखिए, स्पाइनल इन्फेक्शन में हमें सर्जरी भी कई बार करनी पड़ती है, और उसका मुख्य कारण रहता है मेडिकल ट्रीटमेंट का फेल होना। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हम ले रहे हैं वो दवाई ठीक से काम नहीं कर पाती है, और ऑन सीरीज़ ऑफ एक्सरे या MRI स्कैन में हमें दिखता है कि ये इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, जो हड्डी है वो गलती जा रही है, या पस जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। या एक और कारण रह सकता है कि इसमें पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, जो नसें जा रही हैं, उन पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द होना शुरू हो सकता है, नमनेस आ सकती है, या हो सकता है बिल्कुल काम करना भी बंद कर दें। तो उस हालत में हमें स्पाइनल इन्फेक्शन के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, जहां हम जाके अंदर सफाई करते हैं। मेनली पस वगैरह जो भी इकट्ठा हो गया है या जो टिश्यू इन्फेक्टेड है उसको हम काट के निकालना पड़ता है, और कई बार दवाई भी डालनी पड़ती है उसमें। और हड्डी अगर बहुत ज़्यादा गल गई है, स्टेबिलिटी अगर इशू बन गया है, तो उसमें हमें पेंच और रॉड वगैरह लगा के स्पाइन को स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। जी डॉक्टर संदीप, अब आपसे जानना चाहूँगी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। स्पाइनल इन्फेक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, बोन डिस्ट्रक्शन बढ़ती है, ये इन्फेक्शन शरीर के और हिस्सों में भी फैल सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड में ही ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी लेवल तक ये इन्वॉल्व कर सकता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे आपको पता है, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पीछे से जा रही होती है। पस बनता है या इसकी जो डेब्रीज होती है उसकी वजह से इस पर कभी भी प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से पूरा लकवा तक मार सकता है। इनफैक्ट इसी की वजह से अगर ये इन्फेक्शन सर्वाइकल स्पाइन में हो तो इवन डेथ तक रिपोर्टेड है।
तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट एकदम शुरू करनी चाहिए और बिल्कुल जैसे डॉक्टर बताएं बिल्कुल वैसे पूरी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, स्पाइन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है और आज हम स्पाइनल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिथ है कि जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ बड़े बुजुर्गों में ही होती है, यंग जनरेशन और बच्चों को प्रभावित नहीं करती है। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात पूरी तरीके तो सच नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं जो स्पाइनल इन्फेक्शन एज सच है ये यंग जनरेशन में हेल्दी इंडिविजुअल में कम होते हैं। जी ठीक है, लेकिन जो स्पाइन की बाकी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट जो जैसे कि हमारे दर्शक ने कहा कि इन्हें डिस्क की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है यूजली यंग एज में ही देखी जाती है, ये 20s या 30s में ही मेन होती है। और देखा गया है जो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें ये तकलीफ ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि स्पाइन से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? स्पाइन से रिलेटेड एक तो इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स में जैसे ट्रॉमा होता है, कोई फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, या हमारी जनरलाइज डिजीजेज होती है, रिकेट्स हो गई, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उन कंडीशन में हमारी स्पाइन भी इफेक्ट हो सकती है, रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर हो सकती है, कुबड़ा निकल सकता है, हम आगे की तरफ झुक सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जो होते हैं, रीढ़ की हड्डी के भी कैंसर्स होते हैं जो स्पाइन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत तरह की बीमारी, जेनेटिक बीमारियां होती है जो कि हमारी स्पाइन को इफेक्ट कर सकती है। जी डॉक्टर संदीप, आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत शिकायत करती है कि उन्हें बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जो आजकल की सिचुएशन में बैक पेन की जो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये इसलिए है कि एक तो लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है जी। उसके साथ हमारा खाने पीने पे ध्यान भी नहीं रहता है। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल। हम हाँ जी, हम देख रहे हैं जैसे पेपर्स में भी न्यूज़ आती है कि लोगों का वज़न बढ़ना शुरू हो गया जंक फूड की वजह से या इनएक्टिविटी की वजह से। तो ये सब कारण मिले जुले कारण हैं जिनकी वजह से आजकल ये बैक एक की प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमारी यंग जनरेशन को ताकि उनके जो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाए? देखिए, कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि आगे कैसे झुकना है। जैसे सपोज करिए आपका पेन नीचे गिर गया तो उसको आगे झुक के कैसे उठाना है जी। तो और हमें कंप्यूटर यूज़ करना है या हम टीवी देख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो उस समय हमें कैसे बैठना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे लिए करेक्ट पोस्चर क्या है और हमारे लिए करेक्ट एक्टिविटी लेवल क्या है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जैसे हो गया है, जो हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उसमें डेफिनेटली जो लोग खेलते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं बैक एक होने के। जी डॉक्टर संदीप, आपसे हम स्पाइनल इन्फेक्शन के बारे में बातचीत जारी रखेंगे और स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी। फिलहाल अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे हेल्थ लाइफ में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेल्थ लाइव में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात कर रहे हैं स्पाइनल इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपका स्पाइनल इन्फेक्शन से जुड़ा कोई भी सवाल है या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी डॉक्टर संदीप सिंह। डॉक्टर, आपसे स्पाइनल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में भी। अब आपसे जानना चाहूँगी कि जो वर्क स्टेशन पे हम बैठते हैं तो हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा रहना चाहिए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। वैसे आजकल हम जैसे देखते हैं कि कंप्यूटर्स पे या पढ़ने के लिए हमें बहुत लगातार घंटों घंटों बैठना पड़ता है जी। तो उसमें हमें वी शुड मेक श्योर कि जो हमारा जो हाइट ऑफ द टेबल और चेयर है वो करेक्ट हो, मैचिंग हो। ठीक है, और उसमें जो है बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी तनी रहे। अगर बैक सपोर्ट हमें मिल सके तो बहुत अच्छा है। आजकल स्पेशल बैक रेस्ट भी आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी शुड मेक श्योर जो हमारा कंप्यूटर का लेवल जो है वो आई के लेवल पे हो जी। या तो हमें बहुत ज़्यादा झुकना ना पड़े या बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के ना देखना पड़े। जी डॉक्टर संदीप, स्पाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम है जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, हड्डी खोखली होने शुरू हो जाती है जी। इसमें कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो किस तरह के सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट यूजली हमारे पास दर्द लेके आता है। जी। इसमें शरीर में डिफरेंट पार्ट में किसी भी हड्डी पे, स्पेशली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, इवन स्पाइन, इसमें दर्द होता है। और ये दर्द की वजह से आदमी पेशेंट कभी ये भी कहता है कि मुझे बहुत कमज़ोरी आ रही है जी। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इसके कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, यानी कि फ्रैक्चर,
क्योंकि कमज़ोर हड्डी है तो जाहिर है थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर संदीप, आपने अभी अभी हमें बताया कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ जी। क्या सिर्फ यही कारण होता है, क्या कोई और भी कारण होते हैं इसके? नहीं, देखिए हमारा जो शरीर है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है यंग एज में, और चाइल्डहुड में कैल्शियम जो हम लेते हैं वो बोन्स में डिपॉजिट होता है, बोन मास इंक्रीज होता है। जी। बट आफ्टर द एज ऑफ 25-30 यही कैल्शियम जो है वो हड्डियों से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और अगर हमारा कैल्शियम इंटेक ठीक नहीं रहता है तो ये जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है ये ज़्यादा होता है, और कैल्शियम जल्दी घुल जाने की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। जी डॉक्टर संदीप, अभी अभी आपने कैल्शियम की बात करी। लोगों के जहन में ये मिथ है कि अगर हम दूध का सेवन ज़्यादा करेंगे तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्या ये बात सच है? नहीं, ये कुछ हद तक सही है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए ये कैल्शियम का आप कह सकते हैं इनफैक्ट एकमात्र सोर्स है। तो डेफिनेटली ये हेल्प करता है हमारी बोन्स को बिल्डअप करने के लिए। बट ये कहना गलत होगा कि मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं नहीं जी हम तो 2 ग्लास दूध पीते हैं, हम तो बचपन से दूध पी रहे हैं, मुझे कैसे हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कैल्शियम इंटेक ठीक हो और आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। इंटेक सही होने के बावजूद भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और अगर किसी तरह की कैल्शियम पिल्स ली जाए तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है? डेफिनेटली इसके प्रिवेंशन में और अर्ली स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में मेन स्टे इसका कैल्शियम और विटामिन डी का ही रहता है। जी। कैल्शियम लेने से पिल्स के हिसाब से या डाइट में इंक्रीज करने से, डाइटरी सप्लीमेंट लेने से डेफिनेटली हम ऑस्टियोपोरोसिस को टाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संदीप, कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जो है डॉक्टर से बिना प्रिस्क्राइब किए कैल्शियम पिल्स लेना शुरू कर देते हैं और कभी कभार ओवरडोज भी हो जाता है। तो क्या किसी तरह का इफेक्ट उनकी बॉडी पर पड़ता होगा? देखिए कैल्शियम तो वैसे एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अगर आपकी किडनीज ठीक काम कर रही हैं तो एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने से शरीर पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्लड में जाके फिर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन डेफिनेटली जिनकी किडनी ख़राब है, जो फ्लश आउट नहीं कर सकते, उनमें ये साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। जी। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का मेन से ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया आपको कैल्शियम और विटामिन डी है। जी। इसके साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये तो हो गए नेचुरल तरीके। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आती हैं जिसकी वजह से जिसके साथ हम ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें एक होता है बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, जो कई पेशेंट्स को जैसे पता होगा ओल्ड एज में स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में हम देते हैं। हफ्ते की खाली पेट की गोली होती है या महीने की खाली पेट की गोली होती है, ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। आजकल नेजल स्प्रेज भी आ गए हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करते हैं। जी। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं डॉक्टर। हेलो। हेलो। डिम्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताएं। हेलो। बताएं अपनी प्रॉब्लम बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है बीच वाले हिस्से में। क्या आपने अभी किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया है? क्यों रहता है? हाँ जी, दिखाया है हड्डी वाले डॉक्टर को। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा कैल्शियम वगैरह जांच के लिए कहा था। जी। अपनी उम्र बताएं डिम्पल जी। तो अब